हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है इसे पुनर्स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति या अनुमति अनिवार्य है। तो दो स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। धन विधेयक के संदर्भ में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, धन विधेयक के संदर्भ में आपको यह जानना है कि कोई भी धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही सबसे पहले पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की जो शक्ति है वो बहुत सीमित है। राज्यसभा को 14 डेज का ही केवल टाइम दिया जाता है। कोई भी विधेयक जो धन विधेयक है वो लोकसभा से पारित होने के बाद 14 डेज के लिए राज्यसभा में जाता है और उस 14 डेज में उसको उस पर निर्णय लेना होता है। वो पास करे या ना करे तो भी 14 डेज के बाद उसे पास मान लिया जाता है। दूसरी बात, कोई भी विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और इसे पुनर्स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट दोनों सही हैं। इसके संदर्भ में और दो बातें आप ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति धन विधेयक पर अनुमति दे सकता है, यानी उसको स्वीकार कर सकता है या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन तीसरी स्थिति कि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति ने पहले से ही उस पर पूर्व अनुमति दे रखी है तो पुनर्विचार के लिए कहने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो इसलिए राष्ट्रपति की जो शक्ति है इस विधेयक के संदर्भ में वो दो होती है, या तो वो उस पर स्वीकृति देता है या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। और धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। पहली बात, इसे लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाता है। राज्यसभा की शक्ति इसके संदर्भ में सीमित है। राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति से ही इसे प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद या तो उस पर अपनी स्वीकृति देता है या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संचित निधि का वर्णन है। भारत की संचित निधि का वर्णन आर्टिकल 266 में किया गया है, 266। भारत की संचित निधि वो निधि है जिसमें भारत सरकार का सारा टैक्स यानी कि जो राजस्व आय है और वही उसी में पूंजीगत आय सारी चीज़ों को रखा जाता है और उसी से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय रूपी सारे व्यय परफॉर्म किए जाते हैं। बिना संसद की अनुमति के संचित निधि से 1 रुपये का भी आय या व्यय नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में अब 2 आर्टिकल और हैं, एक है 266(1) और दूसरा है 267। यानी कि भारत में 3 तरह की निधियां हैं, जिसमें से एक निधि है संचित निधि, दूसरी को कहा जाता है लोकलेखा निधि और इसका वर्णन आर्टिकल 266(1) में है और 267 में आकस्मिकता निधि है। इसकी चर्चा 267 में की गई है। बिना संसद की पूर्व अनुमति के संचित निधि से कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकलेखा निधि और आकस्मिकता निधि इसमें संसद की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आप पहले इसमें से पैसे खर्च कर सकते हैं, बाद में संसद से अनुमति ली जाती है। जहाँ लोकलेखा निधि के अंदर भविष्य निधि जमा है, न्यायिक जमा है, बचत है, बैंक जमा है या विभागीय जमा है, उसको सबको शामिल किया जाता है। वहीं आकस्मिकता निधि जो कि राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है, राष्ट्रपति की तरफ से वित्त सचिव इसको अपने पास रखता है। कोई आपातकालीन स्थिति में इस निधि से फंड खर्च किया जा सकता है और उसके लिए भी संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उसे संसद द्वारा बाद में पास करा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन संसद के अंग हैं? तो संसद के अंगों की चर्चा इस प्रश्न में है लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। ये
4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेकिन संसद के अंग के रूप में 3 को शामिल किया जाता है, और जिसमें एक राष्ट्रपति है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन्हीं 3 से मिलकर के संसद का निर्माण होता है, जिसमें राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन उसे संसद के अंग के रूप में नहीं माना जाता। आपका आंसर 1, 2 एंड 3 होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी विधेयक पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। गैर सरकारी विधेयक पारित न होने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक है क्या। सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है, और जो विधेयक बिना मंत्री के, यानी कि जो व्यक्ति मंत्री नहीं है उसके द्वारा लाया जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक होता है। और जो मंत्री के द्वारा लाया गया है उसी को सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो सरकारी विधेयक के पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि ये सरकार के अल्पमत में जाने का इंडिकेशन हो जाता है। और गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में सरकार पर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है, क्योंकि वो सरकार का कोई सीधा सरोकार नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और पहला वाला सही होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किन मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता करते हैं? तो आर्थिक मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति और नियुक्ति समिति। आर्थिक मामलों की समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा, राजनीतिक मामलों के समिति की अध्यक्षता, संसदीय मामलों की जो समिति है उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। नियुक्ति समिति की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ऐसे में आपका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। आर्थिक मामलों की जो समिति होती है वो देश के आर्थिक मुद्दों से पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए होती है। वैसे ही राजनीतिक मसलों पर विचार विमर्श के लिए राजनीतिक समिति है। जो नियुक्ति समिति है ये विभागों में उच्च पदों पर या लोक उपक्रमों में उच्च पदों पर, बैंकों में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए जो समिति है उसे नियुक्ति समिति कहते हैं। और संसदीय मामलों का संचालन करने के लिए, उसका किस तरीके से कार्यनीति निर्धारित होगी उसका निर्णय लेने के लिए संसदीय मामलों की समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल नहीं, राज्य विधानमंडल जो है उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो यहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, विधान परिषद के नहीं। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो बिल्कुल सही है। और आपको इसकी संख्या कमेंट बॉक्स में बतानी है कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के, कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली मंत्रिमंडलीय समिति है। तो राजनीतिक मामलों की जो समिति जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों को लेने के लिए जिम्मेदार होती है, इसे ही राजनीतिक मामलों की समिति कहा जाता है, और ये सबसे शक्तिशाली मंत्रिमंडलीय समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का फर्स्ट आवर। तो संसद का जो फर्स्ट आवर 11 से 12 बजे तक का समय है, इसी को हम प्रश्नकाल कहते हैं, और ये संसद का पहला घंटा होता है। इसमें 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से तारांकित, सबसे पहले तरीके वाले प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहते हैं, अतारांकित, और तीसरे होते हैं अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न है इसका उत्तर प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री के द्वारा, संबंधित मंत्री के द्वारा इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, और इसके संदर्भ में फिर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्न, प्रश्नों की वो तारांकित प्रश्नों की वो श्रृंखला जो समय के अभाव के कारण डायरेक्टली मंत्री उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं होता है, तो इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, और यहाँ पर फिर पूरक प्रश्न पूछने का कोई चांस नहीं बचता।
अल्प सूचना वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो 10 दिन 10 डेज में इन्फॉर्म करके पूछे जाते हों, जिसको 10 दिन की पूर्व सूचना के बाद सदन के पटल पे रखा जाता है या पूछा जाता है, उन्हें अल्प सूचना वाले प्रश्न कहते हैं। और इन सब का समावेश प्रश्नकाल में रहता है। प्रश्नकाल के बाद और संसद की कार्य प्रक्रिया स्टार्ट होने के बीच के समय को, यानी 12 बजे से लेकर के और जब संसद का कार्य प्रॉपर स्टार्ट हो, तो उस बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। जनरली ये 12 से 1 होता है या और कम या ज़्यादा हो सकता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। और ये 1962 से भारत में शून्यकाल की व्यवस्था चल रही है। संसदीय प्रक्रिया में ये भारतीय देन है। शून्यकाल की जो प्रक्रिया है ये भारतीय देन है, क्योंकि अब इसके बीच में लंच होता है और जो प्रश्नकाल के बाद का समय है उस समय को यूटिलाइज करने के लिए ये शून्यकाल लाया गया है। इसमें भी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, चर्चा किया जा सकता है। तो यानी संसदीय प्रक्रिया को बेहतरीन तरीके से यूज करने का एक टूल है शून्यकाल। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून। संविधान की अनुसूची में वर्णित है, तो ये 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की व्यवस्था की गई है। अनुसूची 10वीं, संविधान की जो अनुसूची 10वीं है उसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात की गई है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में इस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल विरोधी कानून की बात की गई है। ये विषय हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि दल बदल एक आम विषय है जो घटित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निम्न में से किसके लिए अपनाई जाती है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए, इन सब के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत पर इन लोगों को निर्वाचित किया जाता है। तो ये था इस पेपर का डिस्कशन, और इसको आप एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि उसमें आप अपने कंटेंट को लिख सकें और कम समय में बाद में रिवाइज भी कर सकें।